Mind all of you. So let's start. So हम लोग अगर आपको याद होगा, we were doing डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। तो एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सपोज आई से देयर इज वन वेक्टर ए वेक्टर, सब लोग नोट करें। सपोज इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारा ए वेक्टर है। एंड लेट अस से देयर इज अनदर वेक्टर कॉल्ड बी वेक्टर व्हिच इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो आपको क्या क्या निकालना है, सुनिए। सबसे पहले आपको निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा आपको निकालना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरा आपको निकालना है ए कैप, चौथा आपको निकालना है बी कैप। सब पूछ ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। you have to find component of a vector along b vector, and you have to find out next component of a vector perpendicular to b vector। सब लोग निकालना शुरू करें। e f g। नेक्स्ट है a vector c, find a vector c whose magnitude is equal to b vector, ठीक है, b vector का मैग्नीट्यूड and it is along a vector। ठीक है, ये आपको निकालना है जी वाला पॉइंट, ठीक है। और क्या, ठीक, इतना निकाल लो। चलो 1 मिनट का समय लो, क्विकली फास्ट एवरीवन। क्विकली फास्ट, ये सब कर सकते हो, खटाखट खटाखट कैलकुलेशन फास्ट करो। ओके, चलिए आइए मिलके करते हैं। फर्स्ट ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ए वेक्टर का मॉड्यूलस हम लोग ए भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। 16 प्लस 25, 24 प्लस 4 रूट 29, ये रूट 29 आ जाएगा, राइट। दूसरा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको बी के लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट 3। उसके बाद सी वाला जो पार्ट है वो है ए कैप। ए कैप की वैल्यू कितनी आएगी, ए कैप की वैल्यू आएगी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है रूट 29। तो ये आ जाएगा, देखो 2 बाई रूट 29 आई कैप। एवरीवन प्लीज फोकस। क्या आप मेरे स्पीड से मैच करा पा रहे हो अपनी स्पीड? कितनी स्पीड होनी चाहिए? क्लियर है, क्लियर है। तो ए कैप की वैल्यू है 2 बाई रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई रूट 29 के कैप। ये आ गया ए कैप, राइट। उसके बाद डी, बी कैप। बी कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर बाई बी। बी वेक्टर कितना है बोलो, इट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज रूट 3। तो आपका बी कैप आ जाएगा 1 बाई रूट 3 आई कैप माइनस 1 बाई रूट 3 जे कैप प्लस 1 बाई रूट 3 के कैप। क्या ये सबका आंसर आ चुका है एवरीवन? ठीक, ए बी सी डी खत्म। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, मैंने कल आपको ये बहुत डिटेल में समझाया था। आई होप यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स हियर। सपोज ये मेरा है ए वेक्टर, ये मेरा है बी वेक्टर, समझे ध्यान से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर के हेड से, सॉरी ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। जिसके अलोंग हमें वेक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। एंड फ्रॉम द हेड और टिप ऑफ द अदर वेक्टर, दिस इज व्हाट इज द फंडा, राइट। तो हमने इस तरीके से खींच दिया। क्या क्लैरिटी है ये सबको एवरीवन? ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो। ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है, ये एंगल है थीटा। ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है a cos थीटा, राइट। इज दिस a cos थीटा एवरीवन? इज दिस a cos थीटा? यस और नो? क्या ये cos थीटा है? और ये डायरेक्शन b वेक्टर की तरफ है। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखो हमारा वेक्टर होगा
a cos theta into b cap. Is this what is our vector? Everyone, a cos theta into b cap. क्लैरिटी है? क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनो। बी कैप, एक एक चीज हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी, राइट? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा, देखो लॉजिकली, 2 × 1 +2, 3 × -1 -3, 2 - 3 +4। ये समझ में आया सबको? अपॉन ए इंटू बी, ए इंटू बी करूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड √29 और √3। इज इट √87? दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ए क्या है? ए है √29, राइट? ठीक है, ए कॉस थीटा। और बी कैप, बी कैप हमने निकाल लिया ऑलरेडी, दैट इज I - J + K / √3। सो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या आ जाएगा? देखो, ए की वैल्यू है √29, कॉस थीटा की वैल्यू है 3/√87 into b cap, which is I cap - J cap plus K cap by √3। तो ये 29, ये आ जाएगा √3। ये देखो, √29 √87, ये √29 3 से कटेगा, 3/√3, √3 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये हटा दे रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका वेक्टर है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब दूसरा देखो, दूसरा ये समझ में आया सबको? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, सॉरी ये वाला सवाल ई। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर ई। एवरीवन, एफ में क्या निकालना है? एफ में निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये कैसे निकालूं? क्या ये दिखाने के लिए मैं इसको ध्यान से देखना, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा है, तो मैं इसको एक वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है मेरा, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर? दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर व्हिच इज I - J + K। इसको मैं लिख देता हूँ I - J + K क्या? ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर, ये वर्टिकल वाला वेक्टर मुझे निकालना है। क्या इस ट्रायंगल में मैं कुछ लगा सकता हूँ? कौन सा रूल लगा सकता हूँ? बोलो जल्दी, क्विकली, फास्ट। क्या मैं ट्रायंगल रूल अप्लाई कर सकता हूँ? फास्ट। कल हमने किया था, I - J + K प्लस क्वेश्चन मार्क इज इट इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है भाई? ए वेक्टर है 2i + 3j + 4k। क्या ये ए वेक्टर है? तो क्या रिजल्ट आया बोलो? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2i - I इज I, 3j + j इज 4j कैप, और k ये +3k कैप। So this is the component of a vector perpendicular to b vector। क्या क्लियर है ये एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन क्लियर है? कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? नथिंग, राइट? पक्का? 100%? नो इशू एट ऑल? सबको समझ में आया है? ठीक है, पक्का ना? अच्छा, यहाँ पे इस सवाल के ऊपर और भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि आपको बोला जा सकता है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड इज अलोंग ए वेक्टर। जी वाला क्वेश्चन। अच्छा, जी वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार देख लो। फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर, कोई वेक्टर सी वेक्टर है whose magnitude is equal to b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √3, एंड इट इज अलोंग ए वेक्टर। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए क्या मुझे? कोई भी वेक्टर जो बनता है, सपोज वेक्टर सी विच इज सी वेक्टर, क्या ये दो पार्ट से बनेगा? एक बनेगा मैग्नीट्यूड और दूसरा बनेगा डायरेक्शन, राइट? इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन है अलोंग बी वेक्टर, सॉरी अलोंग ए वेक्टर। तो अलोंग ए वेक्टर, तो क्या मैं इसको डायरेक्शन की जगह पे ए कैप रख दूं? और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
क्या ये मेरा सी वेक्टर है? क्या ये समझ पाया आप? कोई भी वेक्टर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड, एक पार्ट होता है डायरेक्शन। बताया गया है ये बात। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आपने बी वेक्टर को दो डंडों के बीच में रखा, और डायरेक्शन वाला पार्ट आपने ए कैप रख लिया, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर आप ध्यान दें तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? अगर आप ध्यान दें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो एवरीवन? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कहां पे निकाला था हमने, ये देखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3। तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए कैप। ए कैप का क्या था? 2/√29, 2i प्लस 3j प्लस 4k/√29। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? तो दिस इज व्हाट इज योर वेक्टर सी, दिस इज व्हाट इज योर सी वेक्टर। क्या क्लैरिटी है ये? तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर। ठीक है? या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक सवाल देखो मैं दे रहा हूं आपको, एच नंबर सवाल। फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to a vector plus b vector command and it is directed along a vector minus b vector। इसमें करोगे क्या बताओ तो? फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to a vector plus b vector का मॉड्यूलस एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना पड़ेगा? आपको निकाल लेना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो कितना आएगा बोलो? यहीं पे ओरली करो। 2i प्लस वाई, 3i प्लस 3j प्लस 5k। एंड व्हाट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? a vector minus b vector is 2i minus I, that is I, 3j minus minus j, that is 4j, I plus 4j plus 3k। ठीक है? अब आगे का कार्रवाई थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करें तो
हाँ जी, डिड यू गेट अंडरस्टैंडिंग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाल, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, ये आपने निकाल लिया। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, इसके मॉड्यूलस के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड इसके मॉड्यूलस के बराबर है, मतलब इज इट समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट? ये समझ में आया? और एंड इज डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इस तरफ, इसको ऐसे लिख रहा हूं, which will be equal to I plus 4j plus 3k upon अंडर रूट ऑफ, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी वेक्टर। तो आपका जो वेक्टर है वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में ये आएगा, और डायरेक्शन में ये आएगा। So this is what is your vector. So 9 plus 9, 18, 18 plus 25, 25, 9 plus 9, 18, 18 plus 25 is 43, root 43, और ये 16 plus 9, 25, 26, root 43 by 26 into I cap plus 4j cap plus 3 cap. This is what is your vector. ये आपका आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल एप्लीकेशन में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कल बहुत सारे वेराइटीज कराए जहां पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको समझाया। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है नीट जैसे एग्जाम्स में, बट इसका ज्यादा आपको एप्लीकेशन बेस्ड कहीं ना कहीं यूज होता हुआ नजर आएगा। राइट? क्लियर है? ये क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? एवरीवन 100%, नो इश्यूज? ओके, आइए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो तीन बातें समझते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट के दोनों साइड में वेक्टर्स होते हैं। यहां पे एक वेक्टर होगा और यहां पे दूसरा वेक्टर होगा, इसको मैं बोलता हूं डॉट प्रोडक्ट। राइट? ये हम लोगों ने समझा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि यहाँ पे एक क्रॉस आएगा जो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन साइन है, बट इस मल्टीप्लीकेशन साइन के दोनों साइड में दो वेक्टर्स रहेंगे। हाँ, क्या ये सेम वेक्टर हो सकते हैं सर? क्या ये अलग वेक्टर होंगे? इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट। ठीक, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्रॉस के दोनों साइड में अगर वेक्टर हो तो हमें ये समझना है कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस के एक साइड में वेक्टर है और एक साइड में एक नंबर है, स्केलर, देन इट इज व्हाट? देन दिस क्रॉस इज व्हाट? दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जो हम जानते हैं। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? बहुत बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि क्रॉस के दोनों साइड में अगर वेक्टर हो तभी वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर एक साइड में वेक्टर है और एक साइड में स्केलर है तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और अगर एक साइड में स्केलर है दूसरे साइड में भी स्केलर है तो भी वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको समझना है कि कब ये क्रॉस प्रोडक्ट रेफर कर रहा है, जब क्रॉस के दोनों साइड में वेक्टर है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए, बेसिक, एकदम बेसिक, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एक एक चीज समझते हैं। व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। What is n cap? N cap is a unit vector perpendicular to direction of a vector cross b vector। ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो भी मतलब परपेंडिकुलर टू, एक सेकंड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन वेयर
A vector and B vector are located. लिखे सब लोग, where A vector and B vector are located. This is what is known as unit vector. A is magnitude of A vector, B is magnitude of B vector, and what is theta? Theta is the angle between two vectors. What is n cap? It is a unit vector perpendicular to the direction of the plane where A and B vector are located. ठीक है, अब एक बात समझना, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी दो वेक्टर हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर वो दो अलग अलग जगहों पे है तो अलाउबल मूवमेंट देख के उनको एक प्लेन में लाया जा सकता है। क्या इसकी बात हुई थी हमारी? तो अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो ये जो एन कैप है, ये एन कैप रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लोकेटेड, which is perpendicular to the plane where A vector and B vector are located. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो ये बेसिक फॉर्मूला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो ये होता है AB साइन थीटा। तो किताबों में ये लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, इसका फॉर्मूला ऐसा दिया रहता है। इसके फॉर्मूला के साथ एन कैप लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जब दो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर होता है। याद करो कल ही हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है इट्स अ स्केलर, राइट? ये एक स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है। क्या हम लोगों ने ये समझा था? सो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। सो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर है। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर to the plane where A vector and B vector are located. अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि A वेक्टर और B वेक्टर एक प्लेन में ना हो। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि दो वेक्टर की अगर बात करें तो ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्या हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? बिल्कुल। तो जिस प्लेन में ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, डू नॉट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, फाइन। तो जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो एक यूनिट वेक्टर होगा दैट इज व्हाट इज नोन एज एन कैप, राइट? दैट इज व्हाट इज नोन एज एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें। और उसकी डायरेक्शन होगी जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जिसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करने का जो रूल है, इसके लिए दो रूल हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा हाथ घुमाना, राइट हैंड रूल। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर में राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल सही। पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के पाम्स रखें, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड के पाम्स रखें और उसे घुमाएं दूसरे वेक्टर की तरफ। हमेशा याद रखिए, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड का पाम रखेंगे और उसे घुमाएंगे दूसरे वेक्टर की तरफ। दूसरे वेक्टर की तो घुमाने के बाद जिधर जा रही थंब दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड का पाम, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड का पाम, ठीक है? एंड सेकेंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल करें, फिंगर्स कर्ल करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ थंब is direction of A vector cross B vector. This is what is the method. तो हमेशा यही करेंगे, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। अब आगे जाके आपको पता है राइट हैंड रूल भी आता है, बहुत सारे रूल्स आते हैं, सब कुछ राइट हैंड से होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई, ये दो चैप्टर है जहां पे राइट हैंड रूल बहुत ज्यादा यूज होता है। चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है, आपने सुना होगा ये सब चैप्टर। ईएमआई एसी में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ सब में राइट हैंड रूल होता है।
अगर एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के कॉइल्स हैं, उस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, बताओ उस कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उस कॉइल का कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, कौन सा एंड साउथ पोल होगा। ये सब कुछ आप बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको फील आएगा कि आपको ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज आपकी पूरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई एंड रोटेशनल मोशन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। सपोज हमारे पास ऐसा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, समझो। इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने वायर इस तरीके से वायर लपेट दिया है। ठीक है, और मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है। अब आपको पता है कि एक करंट कैरिंग कॉयल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, याद है कि नहीं याद है? फिजिक्स पूरा पढ़े हो तुम। करंट कैरिंग कॉयल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये करंट कैरिंग कॉयल में आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर होगा, ये भी आपका राइट हैंड रूल से आता है। आप क्या करो, करंट फ्लो के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो और देखो थंब किधर जा रहा है। जिधर थंब जा रहा है उधर नॉर्थ पोल होगा, मतलब इस एंड पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इस एंड पे साउथ पोल डेवलप होगा। तो अगर आप एक बार मैग्नेट लाओगे यहाँ पे, और ये बार मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मान लो यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये बार मैग्नेट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर एक बार मैग्नेट लोगे जिसका साउथ पोल इधर है और जिसका नॉर्थ पोल इधर है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। जब ये करंट इस कॉइल से, या इसको हम सोलिनॉइड भी बोलते हैं, याद है सोलिनॉइड पढ़ा है तुमने, सोलिनॉइड, टोरॉइड, याद है? इसको सोलिनॉइड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आइडियल सोलिनॉइड, नॉन आइडियल सोलिनॉइड पढ़ा है आप लोगों ने, याद है? गुड गुड गुड। तो सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड के थ्रू अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं तो सोलिनॉइड के दोनों एंड में एक सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसकी दोनों एंड में कुछ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कैसे कैसे आएगी ये डिसाइड कर सकते हो आप। ठीक है, और एग्जांपल देखो। सपोज मैं आपको बोलूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद है आपको? याद है? तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये किधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? क्या ये बोर्ड के अंदर है एवरीवन? क्या ये बोर्ड के अंदर है एवरीवन? यस, ये बोर्ड के अंदर है, इनसाइड। अच्छा, ये अगर बोर्ड के अंदर है, मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल ली, इस चार्ज पार्टिकल की प्लस क्यू चार्ज ली, इसको मान लो मैंने वेलोसिटी इधर दे दी। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? देखो, पहला वेक्टर वी वेक्टर, वी वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड का पाम रखें और उसे घुमाएं बी वेक्टर की तरफ। तो जब आप घुमाओगे इसे, देखो बी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, घुमाओ, देखो आपका थंब जो है, आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। यस और नो? दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। क्या क्लैरिटी यही है? क्या बात समझ में आई है? ये देखो, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही एवरीवन? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सपोज मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा हूँ, एंड लेट अस से दिस इज व्हाट इज द एंगल थीटा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बोलो कितना फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? वी वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड का पाम रखो और उसे घुमाओ अंदर की तरफ। वी वेक्टर की तरफ इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ घुमाओ, देखो आपका थंब देखो इधर जा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, क्या ये इस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, समथिंग नॉर्थ वेस्ट, राइट? इज इट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एवरीवन? इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वेरी गुड, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? पक्का? 100% क्लियर है? अच्छा,
और देखो, तो हाथ घुमाना आना चाहिए, यही सबसे बड़ी सीख है इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको ये सिखाती है कि आपका हाथ घुमाना आना चाहिए। हाथ घुमाना आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई दिक्कत नहीं है। हाथ घुमाना नहीं आता है तो पूरा दिक्कत वहीं से स्टार्ट होता है। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, एंड सपोज इसका मूवमेंट इधर है, वेलोसिटी v, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? जल्दी बताओ, हाथ घुमाओ, सही से आंसर दो। पहले वेक्टर की तरफ, पहले वेक्टर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखो। पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड का पाम रखें ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे, और इसे घुमाओ अंदर की तरफ। देखो आपका थंब जो है क्या वेस्ट साइड में पॉइंट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वेस्टवर्ड, सॉरी ईस्ट की साइड में, सॉरी ईस्टवर्ड। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स होगा ईस्टवर्ड? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स राइट, जो भी बोलो, क्या क्लैरिटी यही है? तो ये है आपका, देखो, थंब रूल का यूज बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा। और एग्जांपल देखो, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही आपने और पढ़ा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, याद है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये होता है आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई। Okay, so continue our discussion from where we left. So what I was saying is that कि जो फोर्स वेक्टर है इट इज गिवन बाय आई इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज बेसिकली डीएफ वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर जो है ये हो जाता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर आपको याद होगा, इफ द वायर is placed
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी समझ है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला डीएफ का जो फोर्स लगता है किसी करंट कैरिंग वायर में वो ये है, इससे ये फॉर्मूला आती है, लेकिन विथ सर्टन एजम्पशंस। और वो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है कि वायर कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब आपको समझ में आता है बोर्ड के बाहर। सपोज एक करंट कैरिंग वायर है ऐसा, एक करंट कैरिंग वायर है ऐसा, ठीक है। लेट अस से इसको हमने वेलोसिटी दी है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। तो और इसकी लेंथ है एल, राइट। सॉरी, वेलोसिटी वी नहीं, इसको इसके ऊपर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसका लेंथ है एल बी, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सॉरी, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी लेंथ एल है और करंट आई है, ठीक है। इसकी लेंथ एल है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और ये एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बी, दोनों केस में मुझे इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएं। फिजिक्स कम, वेक्टर ज्यादा है, समझे? ये सब फिजिक्स कम, फिजिक्स का सिर्फ एक फॉर्मूला है, अब वेक्टर से पूरा है ना। देखो, सबसे पहले देखो, क्या ये टोटल जो वायर है, क्या ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रही है? हाँ। तो यहाँ पे ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल ले लेंगे, आई इंटू एल इंटू बी। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी, आई इंटू एल इंटू बी करेंगे। तो क्या आपका थंब देखो, करंट डीएल वेक्टर जो करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का पाम रखो और उसे घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो आपकी तरफ आ रही है, ऐसे घुमाया तो देखो मेरा थंब किधर जा रहा है, थंब इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की, और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? वो होगी आई इंटू एल इंटू बी। अब ये देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? हाँ, सेकंड वाले में बोलो। करंट इधर जा रहा है, करंट जा रहा है, जिधर करंट उधर एल वेक्टर की डायरेक्शन इधर लिया, ऊपर की तरफ लाया, ये तो नॉर्थ वेस्ट, ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और वो कितना है? वो है इंटू एल इंटू बी। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सुनो, दैट इज द एरर दैट यू मेड, वॉइस क्रैकिंग। क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है अच्छे से? अभी सुनाई दे रही है? अभी सुनाई दे रही है? जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। Okay, now is it clear? Actually, I have logged in from hotspot, so might be there is some issue. ठीक है ना, because the net has gone. There is some issue. Power is not there, so I've logged in from uh, hotspot. So might be there is some issue. तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड की मैग्नीट्यूड भी IBL होगी। IBL cos थीटा sin थीटा ना करें। देखिए, यही सीखना है आपको, आपको एल कॉस थीटा एल साइन थीटा करके इसको नहीं करना। अगर एल कॉस थीटा एल साइन थीटा करोगे तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, और फिर उस फोर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगी जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और इसकी वैल्यू आई एल बी ही आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? ओके ओके ओके। अभी देखो यहाँ पे एक चीज समझ, बिकॉज हम प्रोडक्ट आ रहे हैं और वेक्टर्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन देखो। तुम लोग रिपीटर के बच्चों बोल के तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ। जो 11th का बच्चा होता है उसको ये सब चीजें कुछ भी नहीं बताई जाती। ये सब चीजें जब वो पहली बार करता है तब उसको समझाई जाती है, और फिर रिवीजन के वक्त उसको वो चीजों को लिंक करके दिखाया जाता है। देखो, मान लो
मान लो मेरे पास इस टाइप का एक वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ये 2r, इस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको याद है थोड़ा बहुत? अगर याद है तो आप बता सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला है आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आता है डीएफ वेक्टर, फिर से सुनना, सीखोगे तुम बहुत कुछ। ये है डीएफ वेक्टर, समझ में आ रही है बात? अब सुनो, जब हम फोर्स टोटल निकालेंगे तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझना इस चीज को, ये थोड़ा सा मैथ समझना जरूरी है। अब आई जो है ये कांस्टेंट है, पूरे वायर में कांस्टेंट करंट है, आप करंट वेरी नहीं करा सकते हो, तो आप आई को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हो। इंटीग्रेशन के बाहर हम चीज ला सकते हैं जो कांस्टेंट है। तो उसके बाद ये आया डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। अब यहां पे सोचो, अगर बी यूनिफॉर्म है, इफ बी इज यूनिफॉर्म, देन एफ टोटल will be equal to I into integration of dl vector cross b vector. You need to be very careful because ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और आपने एक चीज पढ़ा हुआ याद करो, मैं वो लिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये गलत है, सॉरी, ठीक है, ये गलत है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये सही है। क्लैरिटी है? तो आपको डीएल वेक्टर के इंटीग्रेशन को पहले रखना पड़ेगा, फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सुनना ध्यान से। अब ये जो आपने ये वायर लिया, इस वायर को मैं ऐसे बना रहा हूँ, 1, ये DL2, ये DL3, ये DL4, ये DL5, ये DL6, ये DL7, इस तरीके से DLN। ये DL1 से शुरू किया, ये DL2, लाइक दिस, सपोज DLN तक गए हम लोग, ये सब वेक्टर्स। अब ये देखो, ये सारे वेक्टर जो छोटे छोटे DL DL वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स देखो हेड टू टेल रखे हुए हैं। तो क्या इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो हो जाएगा, क्या वो ये वेक्टर होगा? इसको एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या वो ये वेक्टर होगा? दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर है, ये बेसिकली ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन सभी का, DL1 DL2 DL3 DL। तो इसको आप इसीलिए लिख सकते हो एज आई इंटू ये डीएल की लेंथ देखो, डीएल जो भी आर वेक्टर होगी, डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैंने आर वेक्टर बोला। तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब सोचो आर वेक्टर के आर वेक्टर ऑफ बी वेक्टर बीच का एंगल कितना है? 90 बी इंटू आर वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू साइन ऑफ 90। समझो 90 कौन होता है? आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है? आर वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा 2r, ये दो दो रेडियस है सेमी सर्कल, तो आई इंटू 2r इंटू, ये आ गया आपका आंसर। अब डायरेक्शन बोलो। डायरेक्शन होगा राइट हैंड के पाम को, जो ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर आया DL1 सबको जोड़ने के बाद, इनको ज्वाइन करते हो आप एक स्ट्रेट लाइन से, ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड का रखो और उसे की तरफ, तो आपका जो डायरेक्शन आएगा इस तरफ, दैट इज ईस्ट। तो आपका फोर्स लगेगा साउथ ईस्ट की तरफ, इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये एक्चुअल वायर में लग रहा है, वो मैंने इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा दिया, बट एक्चुअल वायर में साउथ ईस्ट की तरफ लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये याद है? ये क्रॉस प्रोडक्ट का कंप्लीट यूज है, बोलो हाँ या ना। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? आपको याद आना चाहिए। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्लियर है? दिक्कत कोई कंफ्यूजन? देखो, अगर आपने
आएंगे। आपको देना चाहता हूँ कि अभी जो आप पढ़ के आपका बना रहा है पूरा सब क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशन मेजरली है। सोचो सोचो आपने किया सर, आप क्रैश what we will do is if it is cracking so much, do one thing, let's stop here today, ठीक है? कल तो हम लोग